हेलो एवरीवन। इन आवर लास्ट क्लास हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा वैसे ही यहाँ पे भी कुछ सीरीज आपको मिलेगी, बट द सीरीज विल हैव सम डिफरेंस। कुछ डिफरेंस होगा। वहां पे हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस था ना बेटा, डी। डी कैसे निकालते हैं हम? सबट्रैक्ट करके। नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो आपको डी मिल जाता है। यहां पे जो सीरीज चलेगी वो ऐड होके नहीं बन रही है, वो मल्टीप्लाई होके बन रही है। द सीरीज इज गेटिंग मल्टीप्लाइड। तो एक मैं एग्जांपल देता हूं पहले, फिर हम समझते हैं कि सीरीज कैसे बनती है इसमें। नाउ सी, क्या ये ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? इफ यू ट्राई टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस एज पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो डी कितना आ रहा है? यहां से निकाले तो 3, यहां से निकाले तो 12। इट मींस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। हमें समझ में आ गई ये चीज, तो क्योंकि हमने देखा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब वो कॉमन कैसे हुआ? डिफरेंस तो है पर वो कॉमन डिफरेंस नहीं है। अब हमें लगा कि फिर क्या है ये, वॉट इज दिस? तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है। ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, 64। इट मींस सीरीज में कुछ ऐड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। और जहां मल्टीप्लाई हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब की बार मैं इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूं? फिर हाउ टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जब हम कुछ ऐड करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। तो जब मल्टीप्लाई होके बनी है तो क्या करेंगे? डिवाइड। तो अब कॉमन डिफरेंस निकालें, कोई सी भी दो टर्म ले लें और उसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस? फिर देखो 16 अपॉन 4, वो भी क्या आएगा? 4। फिर 64 अपॉन 16, तो वो भी क्या आएगा? 4। नाउ वी गेट इट एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज वी गॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आ रहा है ना सेम बेटा? तो इसका मतलब दिस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस विल बी नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? समझ आ गया? वहां हम कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते थे, लेकिन यहां हम कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट कर देते हैं? आर से। हम कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे कर देते हैं? आर से। जहां वहां डी प्लस होता था, यहां आर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी मैं पहली टर्म लिखूं, इफ आई राइट द फर्स्ट टर्म, तो दैट विल बी ए। ठीक है? सेकेंड टर्म ए इंटू आर, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ए इंटू आर का स्क्वायर, फिर आर क्यूब करके देख लो। आर कितना है? 4। 1, 1 इंटू 4, 4, फिर 1 इंटू 4 का स्क्वायर 16, फिर 1 इंटू 4 का क्यूब 64। दैट मीन्स सीरीज इज गेटिंग इन दिस मैनर। अब इसका ए एन का फॉर्मूला क्या हुआ? लास्ट टर्म कैसे निकलेगी? ए आर की पावर एन माइनस 1। ये इसका nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा। यहां पे हमें किस तरह से लेना है? मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लेना है, ना कि एडिशन की फॉर्म में। वहां हमारा फॉर्मूला क्या था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हेयर व्हाट वी आर डूइंग? ए आर एन माइनस 1। अब इसमें पुट करके देखते हैं। ए वन इज इक्वल टू क्या आएगा? ए आर 1 माइनस, सॉरी, ए आर 1 माइनस 1, ए आर 0, ए आ गया A1। A1 मतलब A। फिर उसके बाद हम दूसरा निकालते A2, तो ए आर 2 माइनस 1, तो क्या आ गया? ए आर। फिर इसी तरह से A3, A4, कोई सी भी टर्म आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बन गया ए एन का? ए आर की पावर n माइनस 1। फर्क समझ में आ गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ऐड होता रहता है, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई होते हुए चलेगा। तो जब भी सीरीज में आपको मल्टीप्लिकेटिव की फॉर्म में दिखे तो पहचान लेना है कि वो सीरीज कौन सी है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। ठीक है? समझ आ गया डिफरेंस? अब वहां पे देखते हैं इन्होंने क्या एग्जांपल्स वगैरह आपको दे रखे हैं।
अब ये इसको कॉमन रेशियो भी बोल रहा है। कॉमन रेशियो मतलब कॉमन डिफरेंस ही हो गया आपका कि इफ दे आर राइटिंग दिस थिंग, दे हैव गिवन यू अ सीरीज 5, 15, 45 एंड 135। अब ये कह रहे हैं किसी भी दो टर्म्स का रेशियो निकाल लो, यू विल गेट 3, 15/5, 3, 45/15, 3, 135/45 is also equal to 3. Now this 1, 1/2, 1/4, 1/9. तो what is the common difference? क्या आ रहा है common difference? 1/2. इसी से मल्टीप्लाई करके सारी टर्म्स बनती जा रही है। फिर उसके बाद 2, -6, 18 और माइनस का 54. नाउ लुक एट इट वेरी केयरफुली। अब हमें साइन का भी ध्यान रखना है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? क्या निकल के आ रहा है? -3. नाउ इट्स -3. -6/2 विल बी इक्वल टू -3. तो -3 आ गया पहला। 18/-6 करेंगे दैट विल ऑल्सो बी -3. इसको करेंगे तो दैट विल ऑल्सो बी -3. तो ये इस तरह से -3 आपका हो गया कॉमन डिफरेंस। बट ये इसके लिए टर्म क्या यूज कर रहे हैं? कॉमन रेशियो। इसीलिए डिनोट किससे किया है? आर से। तो अब हम भी टर्म को चेंज कर देते हैं। कॉमन डिफरेंस को क्या कह देते हैं? कॉमन रेशियो। डिफरेंस वर्ड क्यों लिया था? क्योंकि ऐड होने वाली चीज को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। रेशियो वर्ड क्यों लिया? क्योंकि हम दो चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने क्या ले लिया? रेशियो वर्ड ले लिया। क्लियर है? अब देखो ये सीरीज को बता रहा है ये 1, 4, 16 और 64। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो 4, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो 4, 64 और 16 मतलब थर्ड और फोर्थ का रेशियो कितना? 4। क्या ये जीपी है? यस, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें भी सेम वो वैसे ही बता रहा है, एग्जांपल्स बहुत सारे दिए गए हैं। तो अब ये कह रहा है कि क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं हम? यस वी कैन डिफाइन द रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग वन इज कांस्टेंट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या है? एक टर्म और उससे जस्ट अगले वाली टर्म का अगर आप रेशियो निकालोगे तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो भी टर्म आप पकड़ते हो उसके जस्ट अगले वाली टर्म से उसका रेशियो निकाल लो और जो वो रेशियो आएगा दैट विल बी कांस्टेंट। पूरी सीरीज में वो कांस्टेंट रहेगा। तो आप कोई सी भी मिड वाली टर्म भी ले लो, उससे जस्ट अगले वाले से उसका रेशियो निकालो, यू विल लुक एट दिस थिंग कि वो रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया? कॉमन रेशियो। और इस सीरीज का नाम क्या दे दिया? ज्योमेट्रिक सीरीज। क्लियर है? इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं? ए आर का स्क्वायर और ए आर का क्यूब। वहां कैसे लिखते थे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और लास्ट में ए प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे लास्ट में क्या लिखूं? ए आर की पावर n-1, इस तरह से। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो किसका था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। nth टर्म का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। इसने tn लिया है nth टर्म को, हम an ले रहे हैं, ये tn ले रहा है। ए आर की पावर n-1। और कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? कोई सी भी टर्म के पीछे वाली टर्म से रेशियो, तो tn/tn-1, तो वो आपका कॉमन रेशियो होगा। तो क्या हो गया फॉर्मूला? tn/tn-1। वैसे इसकी खास जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत किसकी पड़ती है? इस वाले की। तो इसको आप नोट जरूर करेंगे। an इज इक्वल टू a की पावर a इंटू आर की पावर n-1। और कुछ एग्जाम्पल के लिए आप लिख भी लेंगे साथ में। इसमें 1 पुट करेंगे तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a इंटू आर, इस तरह से आएगा। डन। एग्जाम्पल 1, इफ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ये सारा जीपी है, तो फाइंड द कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या आएगा? इन दोनों को करेंगे तो भी आर आएगा, इन दोनों को करेंगे तो भी आर। तो कॉमन रेशियो क्या आएगा आपका? आर। कॉमन रेशियो विल बी आर। कोई भी दो टर्म को अगर हम
रेशियो लेंगे, जैसे कि आप ए आर अपॉन ए करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आर। ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर करेंगे तो ए से ए कट जाएगा और आर की पावर 2 - 1 1 रह जाएगा। तो बस इसी तरह से कॉमन रेशियो हमेशा क्या मिलेगा, आर मिलेगा। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 256? 256 कौन से नंबर के टर्म है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं एक्चुअल में, वो तो बेसिक था। 1 2 4 8 सीरीज दी है, 1 2 4 8, और पूछ रहा है ये कि 256 इसकी कौन सी टर्म है। 256 कौन से नंबर की टर्म है, तो मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, वी हैव द फॉर्मूला। a की वैल्यू बोलो फटाफट कितनी है, r की वैल्यू। ठीक है, ये आ गया। हमें क्या निकालना है, n। हमने क्या बोला, a n इज इक्वल टू a r की पावर n -1। इसकी वैल्यू कितनी है, 256। a की वैल्यू 1 इंटू 2 की पावर, ये तो 2 ही रहेगा मल्टीप्लाई होके। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसकी पावर में, 2 की पावर में। 256 को कन्वर्ट किसकी पावर में करना है, 2 की पावर में। तो 2 की पावर कितना 256 होता है, 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 56। तो 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर n -1। सो n -1 कितना हो गया, 8। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो दिस मींस 256 इज द 7th टर्म ऑफ द एडी एपी सॉरी जीपी। ये सॉरी 999 सॉरी, हाँ 9 प्लस होगा तो 9 आएगा। तो 9th टर्म है ये जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये 9th टर्म आपको मिल गया है। क्लियर है, समझ आ गया, आसान है, बस इसको कन्वर्ट करना है आपको पावर में। तो 256 आप कैलकुलेटर की मदद से भी करके देख सकते हो कि 2 की पावर कितना है, यहां जो वैल्यू होगी ना उससे ही कंपेयर करना है, बस उसी की फॉर्म में उसको बनाना है। तो कौन सी टर्म है, 9th टर्म है। अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते थे, अगर दो टर्म्स के बीच का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2, पर एक से ज्यादा निकालने हो तो फिर हम पूरा करके देखेंगे। a की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, देन एक 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 टर्म लिखेंगे। सेम इसमें है, इसमें बोल रहा है 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो, ये आपको दे रखा है 1/9 और लास्ट टर्म क्या दे रखी है 9, और 3 बीच की टर्म मिसिंग है, इनको फिल करना है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में पहला एग्जांपल इन्होंने क्या लिया है कि फर्स्ट टर्म मेरी है 1/9 और बीच की 3 टर्म मुझे बतानी है और लास्ट टर्म क्या दे रखी है 9। ये मुझे बताना है कि बीच में टर्म्स क्या क्या होगी। सबसे पहले a की वैल्यू पता चल गई, ये कौन सी टर्म है 1 2 3 4 एंड 5, ये 5th टर्म है। तो a5 इज इक्वल टू क्या है 9। a5 को क्या लिखेंगे बेटा, a r की पावर 4 इज इक्वल टू 9, यही होगा, यही लिखेंगे। एपी नहीं है इसलिए जीपी की फॉर्म में लिखा है a r की पावर 4 इज इक्वल टू 9। a मेरे पास है, वैल्यू पुट कर दूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस, a को सब्सटीट्यूट करेंगे 1/9 r की पावर 4 इज इक्वल टू 9। 9 9 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, r की पावर 4 इज इक्वल टू 81। कन्वर्ट करो इसको किसकी फॉर्म में, 4 आनी चाहिए पावर, तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो r की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3, r की वैल्यू कितनी आ गई 3। नाउ आई हैव a एंड r, अब वैल्यू बीच की लिख सकते हैं बेटा। सेकेंड टर्म क्या होगी ar, थर्ड टर्म क्या होगी ar स्क्वायर, और फोर्थ टर्म क्या होगी ar क्यूब। फिफ्थ टर्म से तो हमने इसको सॉल्व कर ही लिया है, ठीक है। अब पहली चीज 1/9 इंटू 3, तो क्या आएगा 1/3 सेकेंड टर्म। फिर उसके बाद क्यूब सॉरी स्क्वायर,
तो 3 का स्क्वायर 9, तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी 1। फिर उसके बाद क्यूब तो 27, तो ये टर्म क्या आएगी 3। फिर उसके बाद ये 9 बन जाएगा। हमें तो आंसर में ये 3 मिलेंगे, 1/3, 1 और 3। ये बीच के हमारे क्या हो गए, ज्योमेट्रिक मीन हो गए। क्लियर है? अब देख लेते हैं एक बार वहां से आंसर मैच करके। 1/3, 1 एंड 3, ये तीनों वापस से बताना है। ठीक है, देख लो इधर। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया था कि दो टर्म्स तो एपी की दे रखी है, बीच की 3 टर्म्स मुझे फिल करनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, तो ए की वैल्यू मेरे पास है 1/9। फिर मेरे गिन लो कितनी टर्म्स है टोटल, 1 2 3 4 एंड 5। तो 9 कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को कैसे लिखेंगे बेटा, ए आर की पावर 4। ये कैसे लिखा वो भी देख लो। मेरे पास ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन -1, यहां पे क्या रखना है 5। तो A5 इज इक्वल टू ए आर की पावर 5 -1, तो ये क्या आ गया ए आर की पावर 4। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 9। ए की वैल्यू क्या थी 1/9, इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, 1/9 यहां रख दिया, आर की पावर 4 इज इक्वल टू 9। नाउ 1/9 इधर है तो 9 उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 81। अब 81 को कन्वर्ट करना है, पावर मैच करनी है ताकि हम आर की वैल्यू निकाल सके। इसकी भी पावर 4 है तो इसको भी ऐसा बनाना है कि पावर 4 आ जाए। तो पावर 4 किसकी होती है, 3 की। तो 3 की पावर 4 है तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो अब मेरे पास आर भी है ए भी है, तो पहली टर्म तो लिखी हुई है, दूसरी टर्म क्या होती है ए इंटू आर, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ए इंटू आर किया तो क्या आया 1/9 इंटू 3, तो क्या आ गया 1/3। फिर उसके बाद तीसरी टर्म a इंटू आर का स्क्वायर, तो a कितना है 1/9, आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर फोर्थ टर्म के लिए a इंटू आर का क्यूब, तो a की वैल्यू है 1/9, आर का क्यूब क्या हो जाएगा 27, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरह से ये तीनों आपके क्या हो गए, ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए। आसान है, ऐसा कोई डिफिकल्टी लेवल इसमें भी नहीं है। बस कंफ्यूज नहीं हो जाना है, बीच में एपी के फॉर्मूले आएंगे परेशान करने के लिए, क्योंकि बार बार आप वो चीज कर चुके हो। कंटिन्यू 3 दिन अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, उसके बाद फोर्थ डे आपको कुछ अलग बताया जा रहा है, तो कंफ्यूजन होगा क्रिएट, बीच बीच में वो एपी याद आ जाएगी। तो उसको थोड़े टाइम के लिए आपको भूलना पड़ेगा, हमेशा के लिए नहीं भूल जाना है। एग्जाम में वो क्वेश्चन भी आएंगे, तो रिश्ता नहीं तोड़ना है, बस फॉर अ टाइम बीइंग। इफ यू आर विद समवन एल्स तो बाकियों को एक बार भूल जाओ। अगर आप किसी और के साथ हो, मतलब किसके साथ हो, जीपी के साथ, तो एक बार के लिए एपी को भूलना पड़ेगा। एपी को भूल जाओ, जीपी को याद रखो। ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी है। जब दोनों साथ में आ जाए फिर कैसे करेंगे, फिर दोनों को खुश रखो, दोनों को बराबर रखो, दोनों की चीजें, उसकी भी बातें याद रखो, इसकी भी बातें याद रखो। तो ऐसी चीजें करनी ही पड़ती है। हाँ, बहुत कुछ लाइफ लेसन्स आ गए इसमें। There are many life lessons that are included in AP and GP. You need to manage each and every person that is in your life. कभी किसी एक के लिए, कभी किसी एक के लिए, और कभी दोनों के लिए। तो दोनों को खुश करना भी पड़ सकता है आपको। अब देखो, find the GP where fourth term is 8 and eighth term is this. क्या बोला है, जीपी फाइंड करो जहां फोर्थ टर्म है 8 और एट्थ टर्म है 128/625। एग्जाम्पल 2, जीपी फाइंड करनी है, तो जीपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फोर्थ टर्म कितनी बोल रहा है 8, और एट्थ टर्म कितना बोला है 128 ठीक है, ये एट्थ टर्म बताइए, एट्थ ही बोला है ना बेटा, फोर्थ और एट्थ टर्म। अब इनको हम लिखते हैं, फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, ए आर का क्यूब इज इक्वल टू 8, इसको क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 7 इज इक्वल टू। अब बेटा इससे निकालना मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे लग रहा है ये तो नहीं निकाल सकते, इससे नहीं निकाल के हम किससे निकालें, 8 से। पर फिर भी हमारे एक ही चीज आएगी, आर की वैल्यू, वो भी किसकी टर्म्स में, ए की टर्म्स में। मेरे पास तो ए भी नहीं है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से ए को रिमूव करना है, तो डिवाइड कर दो इन दोनों को।
डिवाइड कर दो और डिवाइड करके आपका a रिमूव हो जाएगा। पर ऊपर किसको रखूं? इसको, क्योंकि यहां पावर ज्यादा है, यहां पावर ज्यादा है, तो हम इसको ऊपर रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे। तो अब हम डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड, मतलब इनका रेशियो निकाल दो। ए आर की पावर 7 अपॉन ए आर का क्यूब, 128 और 625 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, ऐसे ही होगा, 1/8 ही होगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा। ये जो चीज नीचे है वो कैसे हो जाएगी? डिवाइड में करेंगे तो 1/8 हो जाएगी। नाउ ए से ए कैंसिल, आर की पावर कितनी लिखूं? 4, 4 ही होगा ना, 7 में से 3 माइनस होके 4 आ जाएगा। इसको पहले कर लो अब कि ये क्या बचेगा, 8 वन जा, और तो ये क्या आ गया, 16/625। अब मुझे समझ आ गया व्हाट विल बी द आंसर। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, और 5 की पावर 4 क्या होता है? 625। तो क्या करूं, r की पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 की पावर 4। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5। नाउ कैन आई फाइंड a? यस डेफिनेटली, किसी में भी वैल्यू पुट करके a की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं पहले वाले में पुट करता हूं, इजी लग रहा है मुझे, राइट? तो a इंटू आर कितना है बेटा? 2/5। तो 2/5 का क्यूब इज इक्वल टू 8। तो a इंटू 2 की पावर 3 8, 5 की पावर 3 125 इज इक्वल टू 8। 8 से 8 गया, a की वैल्यू क्या आ गई? 125। नाउ कैन यू राइट द जीपी? लिख सकते हैं क्या? लिखो। पहली टर्म क्या हो गई? 125। 3 से 4 टर्म ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, ऑप्शन भी दिख जाएंगे आपको। दूसरी टर्म कैसे आएगी बेटा? a इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है? 2/5। तो a इंटू आर, दूसरी टर्म क्या है? 50। तीसरी टर्म बताओ? 20। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 8। बस इतने तक ठीक है, इससे ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? आ गया? नहीं आया? देखो यहां पे, यहां तक समझ में आया? पहले वाला, पहले जो निकाला वहां तक समझ में आया कि हमने आर की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली। ए की वैल्यू निकालने के बाद हमें लिखनी है जीपी। जीपी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और चलते चलते कहां तक जाएगा? ए आर एन माइनस 1। हमें सिर्फ 4 टर्म निकालनी है शुरू की। तो पहली टर्म तो 125 ऐसे कैसे लिख दो? 125 लिख दिया, 125। फिर दूसरी टर्म के लिए ए और आर को मल्टीप्लाई करो। ए कितना है? 125। आर कितना है? 2/5। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 50। तो दूसरी टर्म लिख दो 50। फिर करना है ए और आर का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू तो वही रहेगी, आर का स्क्वायर कर दो। 2/5 का स्क्वायर क्या होगा? 4/25। तो ये 5 बार, तो 5 इंटू 4 20। फिर उसके बाद क्यूब करना है, किसका? आर का। ए तो वही रहेगा, आर का क्यूब क्या होगा बेटा? 8/125। 125 से 125 जाएगा तो क्या आएगा? 8। 4 टर्म तक बहुत है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे पूरी कोई लंबी सीरीज नहीं बनानी है हमें, आगे की टर्म्स भी ऐसे ही मिल जाएगी। तो नाउ लेट्स चेक आवर आंसर कि सही है कि गलत है, क्या है। बिल्कुल सही आंसर निकाला है हमने। इसने 5वीं टर्म भी लिख रखी है, हमें लिखना जरूरी नहीं है, चाहो तो निकाल के देख सकते हो। 5वीं टर्म भी यही आएगी, 16/5। डन? समझ आ रहा है? अब जैसे हम उसमें सम के फॉर्मूले पढ़ रहे थे, वैसे इसमें भी सम के फॉर्मूले रहेंगे। क्या हुआ? क्या चीज? बताता हूं, रीजन बताता हूं। एक और चीज अभी मिसिंग है, वो हमें पढ़नी है। देखो आर की जो ये वैल्यू लेते हैं ना हम, आर जैसे मैंने यहां निकाला,
तो ये कह रहा है कि अगर आप इन दोनों को देखो, r इज इक्वल टू 2/5, तो इज इट ओनली 2/5? इट कैन बी -2/5 एज वेल, क्योंकि पावर क्या है, 4 है ना, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब यहां -2/5 भी आ सकता है, तो दिस विल बी +-2/5, जहां भी स्क्वायर हो। 3 होती तो नहीं लेते ना बेटा, 3 होती तो कैसे मान लेते पॉजिटिव नेगेटिव, फिर वो पॉजिटिव ही लेना पड़ता आपको, नेगेटिव नहीं लेते। जहां भी स्क्वायर होगा, पावर 4 होगी, इस तरह से रहेगा, तो यू कैन टेक प्लस माइनस। जैसे हम स्क्वायर रूट भी निकालते हैं ना, जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या आएगा, +-2, है ना। दोनों को मार्क करो। अगर ऑप्शन में नेगेटिव वाला, नहीं, दोनों को मार्क करो इन द सेंस सी, सी, ए एंड बी बोथ। पर ऐसे चांसेस कम मिलेंगे आपको एग्जाम में दोनों वाले। कंफ्यूज करने के लिए वो नेगेटिव वैल्यूज जरूर दे सकता है, कंफ्यूज करने के लिए नेगेटिव देगा, क्योंकि आपने कौन सी निकाली है, पॉजिटिव वाली। तो बस क्या करना है, इनको नेगेटिव बना देना है। -2/5 रहेगा तो कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, 125 क्यों नेगेटिव होगा, उसमें तो खाली ए है। 125 नेगेटिव हो सकता है क्या, देखो उसमें 2/5 का क्यूब करा, हाँ हो सकता है, ये भी नेगेटिव आएगा, पहला ही वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, फिर दूसरे में पॉजिटिव हो जाएगा, फिर तीसरे में नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट चलता रहेगा। तो ये देखो यहां पे उसने वैसे ही किया है, -125, 50, फिर -28 और -16/5। तो आप देख लेना ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, अकॉर्डिंगली यू नीड टू सी। ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव वाले लिखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेने हैं। क्लियर है। अब जैसे हमने वहां सम ऑफ द टर्म्स करा था, एसएन का फॉर्मूला याद है, एपी वाला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैसे ही इसमें भी सम ऑफ टर्म्स हम कर सकते हैं। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम सम ऑफ टर्म्स कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वो देखो ये रहा, एस एन, नहीं नहीं फॉर्मूला आसान है, लिखने का तरीका इनका थोड़ा अजीब है। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, वेयर r इज लेस देन 1, जब r 1 से छोटा हो, और r अगर 1 से बड़ा हो तो क्या करेंगे, a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1। कुछ नहीं करना, आप एक याद करोगे खाली, r जब छोटा हो वो वाला याद कर लो, बड़ा वाले में क्या करना है, उसको r को पहले और 1 को बाद में ले जाना। मैं लिखवाता हूं, रुको। सम ऑफ टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू, पहला वाला फॉर्मूला है 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। r क्या होना चाहिए, लेस देन 1। अब मोर देन 1 के लिए हम खुद बना सकते हैं, जैसे r मोर देन 1 होगा तो हम क्या करेंगे, r की पावर n को पहले, और ऐसे r-1 में r को पहले, बस ये करना है। इतना सा करके आपका दूसरा फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा। तो आप एक याद कर लो, कोई सा भी दूसरा आप बना सकते हो, एक पे फोकस करो, a इंटू 1 - r की पावर n 1 - r, और जब r ग्रेटर देन 1 हो तो r की पावर n-1 और r-1 हो जाएगा। डन। ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज इनफाइनाइट हो, फाइनाइट को तो हम ऐड कर सकते हैं, बट इनफाइनाइट सीरीज को कैसे ऐड करेंगे, तो इसका मतलब उसके लिए फॉर्मूला फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा। सीरीज क्योंकि फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, वो चलती जा रही है चलती जा रही है, तो क्या उसका सम किया जा सकता है, सच वैसे तो नहीं करा जा सकता, पर ये कह रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज को सम करने का भी हम फॉर्मूला बता रहे हैं, ये फॉर्मूला नोट कर लो, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 - r, वेयर r इज लेस देन 1।
तो एस एन तो मतलब नंबर डेफिनेट है, और एस इनफाइनाइट मींस इंफिनिटी वाली सीरीज है जो कभी एंड नहीं हो रही, उसका भी आप सम का ट्राई कर सकते हो। एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर वेयर आर इज लेस देन 1। डन। अब देखो यहां पे हम करके भी देख लेते, फॉर्मूला अप्लाई। 1 2 4 8 क्या चीज, वो छोड़ दो, वो मैं जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा, अभी खाली इस पे फोकस करो। 1 + 2 + 4 + 8 कहां तक, 8th टर्म तक। 1 2 4 8 अप टू 8th टर्म तक आपको सम करना है, ठीक है। 1 2 4 8 कहां तक करना है सम, अप टू 8th टर्म। एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 8। ए की वैल्यू कितनी है और आर की वैल्यू कितनी है, आर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, सेकेंड वाला या फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला। पहले लिखना आर इज ग्रेटर देन 1 ताकि दिमाग में याद रहे हम फॉर्मूला क्यों दूसरा वाला यूज कर रहे हैं। आर इज ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाई एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। पुटिंग द वैल्यूज 1 2 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये तो 1 हो जाएगा सारा। 2 की पावर 8 कितना है, 256 माइनस 1 करेंगे तो 255। इसका मतलब सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी अप टू 8 टर्म विल बी 255। क्लियर है, इसको सॉल्व करना है बस। 2 की पावर 8 256 माइनस 1 करेंगे तो 255। ये 1 है ये भी 1 है, इसका कोई सेंस नहीं है, इसको तो हटा सकते हैं 1। 255 आ गया यहां पे आंसर। अब देखो फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ दिस, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ 6 27 128 629। n टर्म्स तक इसका सम करना है। फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या था, करो, आर की वैल्यू निकालो पहले। आर कैसे निकलेगा, 27/6 फ्रैक्शन में निकालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 27/6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9/2। 9/2 रहेगा ना, दैट विल बी योर आर। अब आप वैल्यूज पुट करके निकाल लो। अब देखो इन्होंने जिस तरीके से इसको सॉल्व किया, हम इसका तरीका देखते हैं पहले। वो तरीका हमारा इनफाइनाइट वाला है, लेकिन इन्होंने इनफाइनाइट नहीं बोला है सीरीज को, एन बोल दिया ना, मतलब किसी एक टर्म तक। इनफाइनाइट तो नहीं बोला इन्होंने, फाइनाइट ही बोला एन तक, पर एन की कोई वैल्यू नहीं दी बस। दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी वैल्यू फॉर एन, तो एन को क्या रखना है, एन ही रखना है एक तरह से। एन को क्या मानना है, एन ही रखना है और वैल्यू निकाल देते हैं। जब इनफाइनाइट कब मानोगे, जब वो बोलेगा द सीरीज इज एंडलेस, एंडलेस है, उसका कोई एंड नहीं है, और इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना है। एन बोल दिया जहां पे मतलब कहीं तो एंड हो रही है, कहीं पे एंड हो रही है वहां तक। तो इन्होंने कैसे बनाया इसको, देखो 5 + 1, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 3, 5 की पावर 4 + 4 अप टू एन टर्म्स। फिर इन्होंने क्या किया, 5 को अलग निकाल लिया, 5 + 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर n, और 1 2 3 इसको क्या कर लिया, अलग निकाल लिया। अब ये क्या बन गई है बेटा, ये वाली जो चीज है वो तो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आ गया दोनों को याद रखने का टाइम, साथ साथ दोनों चलेगी, साथ साथ
दोनों चल रही है. दिस सीरीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ज्योमेट्रिक एज वेल एज अरिथमेटिक. अब ये अरिथमेटिक है ये. अब मुझे बताओ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू. एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू. तो सिंपली इसमें तो ये लगेगा. ठीक है. और फिर उसके बाद इधर की साइड में हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है या लेस देन वन? ग्रेटर देन वन. तो फॉर्मूला लगेगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. तो इसका रिजल्ट ये आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा. इस तरह से ये सीरीज चलेगी. वाई कांट वी सोल्व द सीरीज डायरेक्टली? डायरेक्टली क्यों नहीं सोल्व कर पाए बेटा? इसके आर निकालो, दोनों में सेम आते हैं क्या? नहीं आ रहा सेम. इसका मतलब ये एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन है. दिस इज नॉट समथिंग दैट इज सिंपली अ जीपी. हाँ, तो इसका मतलब सेम रेशो नहीं आ रहा ना. तो इसका मतलब ये ना तो एपी है पूरी तरह से, ना जीपी है. इट इज अ कॉम्बिनेशन. तो इन दो सीरीज को अलग करना है आपको. यू नीड टू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स. तो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया हमने. नहीं ब्रेक बेटा, जब डिफरेंस आपका सेम नहीं है, रेशो जब सेम नहीं है तो वो सीरीज जीपी है ही नहीं. यहां देखो अब रेशो सेम है. हर में कितना आ रहा है? 5 5 5. यहां भी कॉमन डिफरेंस है 1 1 1 का. तो ये अब पूरा प्रॉपर जीपी है और ये पूरा प्रॉपर एपी है. तो उस तरह से दोनों के फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा. क्लियर है? करके देखना चाहो तो आप करके देख लो. एक बार आप करके देख लो अपने लेवल पे ताकि तसल्ली हो जाए. रुको मैं बताता हूं. 6 + 27 + 128 प्लस 629 है क्या? हाँ 629. ठीक है. हमें इसको बनाना है एपी या जीपी. सबसे पहले इससे लेके चलते हैं कि इसको कैसे ब्रेक करें. और ये एपी जीपी बन सकती है क्या? चलो हम 3 की पावर में लेना चाहें इसको, कि हम 3 की पावर ले लें, कि ये 3 की पावर 1 × 2 बना दे. इसको 3 × 2 लिख सकते हैं. फिर दूसरे वाले को क्या लिखेंगे? 3 × 3. फिर तीसरे वाले को नहीं, ये तो 3 की टर्म्स में आएगा ही नहीं. इसका मतलब ये तो नहीं बन पाएगा. वी कांट डू दिस थिंग. इसको 3 के टर्म्स में तो नहीं कर सकते. फिर हमें मिला 5. तो 5 के टर्म्स में लिख के देखो तो मुझे लगा इसको लिख देते हैं 5 + 1. 25 + 2, 125 + 3, 625 + 4. नाउ कुछ आइडिया लग रहा है कि ये सही है. इसको हम सीरीज बोल सकते हैं. क्यूब, आप स्क्वायर क्यूब मत लगाओ, आप नॉर्मल लिख लो तो भी चलेगा. अब हम इसको लिख लेंगे 5, 25, 125, 625. और ये आगे चलेगा. फिर प्लस दूसरी सीरीज क्या है? 1 2 3 4. और इस तरह से ये भी आगे चलती जाएगी. क्या किया मैंने? खाली आगे पीछे ही तो किया ना बेटा, कुछ और चेंज तो नहीं किए. नाउ दिस इज माय जीपी एंड दिस इज एपी. इन दोनों को करना है. ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है. इनका सम क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू. और इधर ये क्या है? एक ज्योमेट्रिक सीरीज है. ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या लिखते हैं? ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन 1. आर कितना आ रहा है यहाँ पे? 5. और ए की वैल्यू कितनी है? 5. तो वैल्यूज इसमें वाले में पुट करेंगे. उसमें वैल्यूज पुट हो सकती है क्या बेटा? नहीं, क्योंकि उसमें तो एन तक जा रहा है, वो कोई भी वैल्यू नहीं है. इसमें एन की तो वैल्यू नहीं है, बट ए और आर की तो वैल्यू आपके पास है ना, वो रख दो बस खाली. 5, 5 की पावर एन माइनस वन और नीचे क्या आएगा? 4 प्लस एन एन प्लस वन अपॉन टू. ये आपका आंसर हो जाएगा. क्या चीज? इंटू 4 क्यों करेंगे? हाँ बोलो.
ये नहीं आए तो हम्म देंगे ही नहीं ऐसा, फिर सॉल्व ही कैसे करोगे, सम कैसे करोगे, फिर तो नन ऑफ दीज ही लगेगा आंसर। डन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा का तो रूल ही नहीं बनाया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि वो आंसर हो, बट प्रोबेबिलिटी कम भी रहती है होने की, नहीं होने की। अब 50-50 भी नहीं, 70-30 भी होगा ना, तो 30% में भी इवेंट हो सकता है। बिना बादल के भी तो बारिश आ जाती है कई बार, आती है ना बेटा, कोई मौसम नहीं कुछ भी नहीं और फिर भी बारिश हो जाती है एकदम से। तो वैसे ही उस क्वेश्चन में नन ऑफ दीज लगते हुए भी नहीं हो सकता है। फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 333 और 333। बहुत आसान है, कॉमन ले लो 3 और फिर बाकी की टर्म्स को लिख दो। देखो इसने जैसे किया है, हम उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। 3 कॉमन लेके क्या कर दिया, 1 1 1 1 1 1 प्लस एन टर्म्स। अब 1 1 1 से तो कोई सीरीज बन ही नहीं रही है, बन रही है क्या बेटा, ना तो एपी ना जीपी। अब फिर भी रह गया कुछ, तो क्या करा इन्होंने, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। 9 से क्यों करा, क्योंकि इनको दिखा 9 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 99 999। अब इनके कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो, आ रहा है कॉमन डिफरेंस 11, सब में 11 आ रहा है, एक बार देखो आ रहा है ना 11, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो अब इन्होंने आगे कर दिया इसको कि ये इससे भी नहीं आ रहा, तो क्या करो, अरे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तभी तो आगे किया है सॉल्व कि 10 - 1 कर दो, 10 का स्क्वायर -1 कर दो, इस तरह से चलो। तो अब इसमें फिर आपका पॉसिबल हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 की पावर n, और ये क्या आ जाएगा -n। करते इसको, रुको हम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। नहीं नहीं, ये वाले थोड़े से हैं जिसमें एपी जीपी दोनों चल रहा है, बाकी जो नॉर्मल जीपी के क्वेश्चन है वो तो डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 3 + आगे चलेगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका आपको सम करना है अप टू एन टर्म्स। अब इसको देखें तो ये ना तो एपी ना जीपी, करके देखो कॉमन डिफरेंस या रेशियो निकाल के, नहीं आता, कॉमन नहीं आ रहा, तो हमें कुछ तरीका इसका निकालना पड़ेगा कि इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसमें से 3 कॉमन ले लूं, ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद भी ये कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिसको हम सॉल्व करके आगे ले जा सके, तो मुझे लगा कि इसमें और भी कुछ करा जा सकता है ताकि ये बन जाए वैसा। तो मैंने क्या किया, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई, नीचे 9 से डिवाइड, सेम ही रहेगा, लेकिन 9 को अंदर ले जाना है और दूसरे 9 को बाहर रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ये तो कट जाएगा ना, 1/3 और ये अंदर आएगा तो 9 99 और 999 और ये चलता जाएगा। अभी भी ये नहीं बना, तो अब बनाने के लिए मेरे को और एक ट्रिक लगानी है। अब ट्रिक कौन सी है, 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1, और ये इस तरह से 1 कितनी बार माइनस हो रहा है, बार बार, तो n टाइम्स माइनस हो रहा है, n टाइम्स माइनस हो रहा है ना n इसमें से, तो इसको कॉमन लिख सकते हैं। और जो सीरीज है फिर क्या बन जाएगी, 10 100 1000, ये चलेगा और क्या आ जाएगा माइनस का
एन आ जाएगा। अब ये माइनस एन बोलो कैसे आया, माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो क्या लिख दिया इसको, एन लिख दिया, माइनस का एन। समझ में आई ये चीज, वन बार बार माइनस हो रहा है तो क्या लिख दिया, एन लिख दिया, और बाकी सब टर्म्स को क्या ले लिया साथ में। नाउ इट इज जीपी, है ना बेटा, रेशो क्या आ रहा है हर बार, 10 आ रहा है। इसका सॉल्व कर सकते हैं हम। आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन है ना, फॉर्मूला क्या लगेगा, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये 1/3 a की पावर, तो 10 की पावर इस फॉर्म में हो सकता है आंसर, या किसी और फॉर्म में हो सकता है, पर रहेगा आंसर यही। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एक सेकेंड रुको, हाँ क्या चीज, हर चीज को हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि क्या बनाया जा सकता है। जैसे कि आपको 100, 1000, 10 ऐसा कुछ सीरीज सोचनी पड़ेगी माइंड में कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ सकती है। वन को हम क्या बना सकते थे, टू बना सकते थे, थ्री, थ्री और टू, थ्री तो पहले भी था तब भी नहीं हो रहा था, फोर बना के देखो तब भी नहीं होगा, फाइव से भी नहीं होगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही थी। तो फिर मैंने डायरेक्टली क्या सोचा, 10। तो 10 सोचा तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से, ताकि ये 10 - 1 बन जाए, और आगे 100 - 1 1000 - 1 बन जाए। तो ये अज्यूम करनी पड़ेगी सारी चीजें, थोड़ा अजम्पशन बेसिस पे भी चलना पड़ेगा। ऐसे सारे क्वेश्चन इतने आसान तो नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई मैंने कहा भी था थोड़ा तो डिफिकल्टी लेवल एपी से जीपी में बढ़ जाएगा। हाँ मिल सकते हैं, हाँ नहीं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें वो सारी चीजें कवर हो जाती है कि एग्जाम में वो अजम्पशन अपने आप समझ में आ जाता है। प्रैक्टिस जितनी करते हैं हम, तो वो एग्जाम में भी आपका अजम्पटिव माइंड आ जाता है वहां पे, कि इसको क्या अज्यूम किया जा सकता है, क्या लेके इसको आंसर किया जा सकता है। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है टोटली। ये ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन कर लिया और हो गया, कि मैं एग्जाम में भी कर सकता हूं। एग्जाम में कुछ जो आएगा, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये उस पर डिपेंड करेगा कि कितना आपका अजम्पटिव माइंड है, कैसे आप अज्यूम कर सकते हो। क्लियर है, डन। अकाउंट्स और इनमें क्या करूंगा बेटा, फेल होना है। मैथ्स एंड लॉ, लॉ एंड मैथ्स I can give the exams. Other than that, accounts and इको, इको भी मार दूंगा मैं तुक्के। इको तो ठीक है, कर सकते हैं। लॉ, लॉ सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाया, सुन गया था मुझे, बट मतलब मैं दूंगा आंसर थोड़ी देर सोच के। एग्जाम्पल 4, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। सेम क्वेश्चन, सेम तरीके से सॉल्व होगा। देखो 0.7, 0.77, फिर 0.777, पहले क्या ले लिया, 7 कॉमन ले लिया, क्या बन गया 0.1, फिर 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर उसके बाद 1 -1/10, इस तरह से। तो ये सीरीज बना के किया है। ये एग्जाम्पल्स सारे इसी तरीके के दिए हुए हैं। आप एक बार नहीं, इतना लोड मत लो, एक दो एग्जाम्पल आप बीच के करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा बर्डन लेके हमें सारे ही सॉल्व करने। एक दो एग्जाम्पल आप करना, उसके बाद हम देखेंगे। अब बीच के एग्जाम्पल है 4, 5, वो हमने स्किप करे हैं। वो एग्जाम्पल आप ट्राई करना, अगर होते हैं तो ठीक है, वरना कल की क्लास में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी आ जाते हैं आगे, सेम ही कॉन्सेप्ट पे है वो, इसलिए मैंने स्किप करे एक बार। एग्जाम्पल 6,
Find the three numbers in GPs whose sum is 19 and product is 216. एपी में भी थे ऐसे क्वेश्चन, है ना? सेम ही क्वेश्चन किसमें मिल रहे हैं? जीपी में। जैसे हम एपी में मानते थे वैसे ही जीपी में मानना। मैं रिलेट करके बताऊंगा, राइट? रिलेट करके हम पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सम ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है? 3 टर्म्स का 19 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 216। एग्जाम्पल क्या है मेरा? sum of the terms is equal to कितना दे रखा है? sum of terms 19, 1919 है ना? और प्रोडक्ट 216। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन में दिया है और बोला कितने टर्म्स का है ये? 3 टर्म्स का। अब मेरे को टर्म्स अज्यूम करनी है। पहले रिकॉल करते हैं हम एपी में क्या पढ़े थे। एपी में हमने पढ़ा टर्म बीच वाली पहले ले लो, फिर ये क्यों कर रहा है ऐसे मैजिक? मिस्टर इंडिया बनने का शौक हो रहा है क्या? ए बीच वाली टर्म, इधर वाली टर्म सेम इसमें करना है। पहले बीच वाली टर्म, इधर वाली टर्म, तो ये सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक से ए इधर वाली ए प्लस डी, उधर वाली ए माइनस डी, सेम लॉजिक से, क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इधर प्लस किया उधर माइनस, तो इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड। तो 3 टर्म क्या लेनी है? ए अपॉन आर, ए और ए आर। ये हम करते थे एपी में, ये हम करेंगे जीपी में। क्लियर है? माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए। जैसे ही टर्म बोले 3 तो बीच वाले टर्म पहले लेंगे ए, उधर वाली और इधर वाली ए अपॉन आर एंड ए आर। अब क्लियर है? अब करते हैं सॉल्यूशन। सम ऑफ द टर्म्स क्या दे रखा है? 19, ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 19, और दूसरा प्रोडक्ट क्या दे रखा है? 216। इससे होगा हमारा सॉल्यूशन। आर से आर कैंसिल, ए का क्यूब इज इक्वल टू 216, ए का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, तो ए इज इक्वल टू 6। एक बार वेरीफाई करो, इज दिस क्यूब ऑफ 6? आपको नहीं याद होगा पर मुझे याद है, मैंने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया था, तब बोला था 10 तक के क्यूब याद करने और 20 तक के स्क्वायर याद करने, है ना? तो आपको अगर याद रहते तो ये आपका बेनिफिट हो जाता है कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो। आप देखो ए की वैल्यू क्या आ गई? 6। नाउ you can put the value and find the value of r in this one। इसमें किसी में भी आप वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इसमें ही करेंगे तो ज्यादा बेटर है हमारा। अब a की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास? 6। तो नाउ पुटिंग दिस इन दिस वन, इसमें क्या आ जाएगा? 6 अपॉन आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 19। आर क्या आ जाएगा बेटा? एलसीएम 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। कितना होगा ये? आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ इसके सॉल्यूशन बताओ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। 9 एंड 4, 9 4 जा 36 और 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 13। दोनों माइनस लूं कि एक प्लस माइनस लूं? दोनों माइनस या एक प्लस एक माइनस? दोनों माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव है और बीच वाला नेगेटिव है। तो 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आएगा बेटा? 2 या 3 और r, तो फिर क्या बचेगा?
2r माइनस 3, यहां से क्या कॉमन आएगा, ओनली 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2r माइनस 3 एंड 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो r की दो वैल्यूज आएगी आपके पास, r इज इक्वल टू 3/2 एंड r इज इक्वल टू 2/3, r इज इक्वल टू 3/2 एंड r इज इक्वल टू 2/3। तीनों टर्म ठीक है, 9 6 एंड 4, नहीं सही तो है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 प्लस करेंगे तो 19, सही है ये। नहीं, पहली टर्म a आएगी तो a की वैल्यू तो मेरे पास है 6, a इज इक्वल टू 6, फिर दूसरी टर्म a इंटू आर, तो a इंटू आर करेंगे तो 6 इंटू 3/2, 3/2 करेंगे तो क्या होगा 9, और अगर 2/3 करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर a r का स्क्वायर 6 इंटू 9/4, तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर। हाँ ठीक तो है, क्या चीज, हाँ उसी में रखनी है, माने तो वही थे ना, सॉरी मैं भी सोचूं कुछ तो भी गलत हो रहा है, ये मिट क्यों नहीं रहा है अब। हाँ वैल्यू तो वो थी ना a/r, तभी मैं सोचूं आंसर तो सही आ रहा है, फिर यहां वैल्यू गलत क्यों आ रही है। योर आंसर वॉज राइट, बस r की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो वो आंसर वही होना चाहिए, दोनों से आंसर वही आ रहे हैं, आगे पीछे आएंगे, आगे पीछे आएंगे लेकिन आंसर वही आएंगे। आप करके देखो, a तो आ गया, a/r तो क्या आएगा 6/3/2, तो ये आ जाएगा 4, और अगर मैं रखूं 2/3 तो क्या आएगा 9, ठीक है। दूसरी वैल्यू a इंटू आर, तो 6 इंटू 3/2 तो 9, और 6 इंटू 2/3 तो क्या आएगा 4, तो बात तो वही है, वैल्यूज तो वही आ रही है, 6 4 और 9, 6 9 और 4, तो बात एक ही है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो हमारी वैल्यूज क्या हो गई 4 6 एंड 9, ये इस तरह से आपकी वैल्यूज इसके आगे 6, नहीं बेटा लिखेंगे कैसे, 6 इधर, इधर वाली वैल्यू इधर और इधर वाली वैल्यू इधर, हाँ तो 9 6 और 4, हाँ, और दूसरी तरह से लिखे तो 4 6 और 9, दूसरे आर से लिखेंगे तो ऐसे और पहले से लिखेंगे तो ऐसे, क्लियर है। तो ये तीनों वैल्यूज आपकी आ जाएगी। 9 6 और 4 या फिर 4 6 और 9, क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो मैंने आपको दिए होमवर्क में दो एग्जांपल्स, दिए हैं 4 और 5, 4 इज कंपल्सरी टू बी डन, 4 को तो आपको करके देखना ही है, एक बार की 5 वाला आप रहने देना, भले ही नहीं समझ में आ रहा हो तो कल की क्लास में हम एक्सरसाइज भी करेंगे और वो एग्जांपल्स भी देखेंगे, और अगर कोई चीज आज की क्लास में अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कल वापस से पूछ सकते हो, डाउट रहे तो हम वापस से उसको करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्लियर है।